आवश्यक होती है उनके भोजन के लिए, है ना, वो चीज होती है प्रोटीन। इसीलिए प्रोटीन का नाम जो है हम बात करेंगे एमिनो अम्लों के उच्च अणुभार वाले बहुलक होते हैं। प्रोटीन जो है वो किससे मिलकर बनी होती है, एमिनो अम्लों से मिलकर बनी होती है। अब ये एमिनो अम्ल क्या है साहब, ये नई चीज आ गई है ना। देखिए मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा बाद में आराम से, हम बाद में जूम ऐप पे जो क्लास होगी उसमें डिस्कस कर लेंगे। अभी आप फोकस कीजिए इधर, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लस चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है और क्लास तो इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो एमिनो अम्ल क्या होता है, पहले आप इधर ध्यान दे लीजिए, हम आराम से डिस्कस करेंगे बाद में। एमिनो अम्ल क्या होता है, जब बहुत सारे एमिनो अम्ल आपस में मिलते हैं तो उनमें से कोई भी बड़ी चीज जब मिलती है तो क्या होता है, छोटी मोटी चीजें जो है वो बाहर निकल जाती है, मतलब छोटे अणुओं का निष्कासन होता है। और बड़े अणुओं के मिलने से छोटे अणुओं का निष्कासन होता है। वो बड़े अणु मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। वो बड़े अणु कौन से होते हैं, एमिनो अम्ल होते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि सर जी एमिनो अम्ल होता क्या है, कैसा होता है। तो एमिनो और अम्ल, यहाँ पे आपको इसके सब, इसी से हम इसका सूत्र बनाएंगे, इसकी परिभाषा बनाएंगे, ठीक है। एमीन का मतलब होता है एमीन, ठीक है, NH2। और अम्ल का मतलब क्या होता है, अम्ल। अब अम्ल क्या है हमारे यहाँ पे, यदि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें अम्ल होता है COH, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमीन दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एमीन अम्ल बनाते हैं। अब ये दोनों डायरेक्ट तो जुड़ेंगे नहीं, ये क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक है, तो कार्बन की श्रृंखला से जुड़ेगा, तो कम से कम एक कार्बन तो होना चाहिए। तो जैसे कि CH2 ले लिया, वहां पर एक तरफ COH जुड़ता है और दूसरी तरफ NH2 जुड़ता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो यू बोल सकते हैं NH2 CH2 COH, ये जो संरचना होती है वो किसकी होती है, एमिनो अम्लों की होती है। जब ये एमिनो अम्ल, कई सारे एमिनो अम्ल मिलते हैं, आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो एमिनो अम्लों के उच्च अणुभार वाले बहुलक जो होते हैं, बहुलक का मतलब होता है जिसमें एक से अधिक इकाई हो, पॉलीमर, है ना, जिसमें एक से अधिक इकाई हो। एक इकाई तो ये हो गई, अब ऐसी कई सारी इकाइयां मिल जाएंगी, कई सारी इकाइयां मिलकर जो यौगिक बनाएंगी तो उसको हम क्या कहेंगे, बहुलक कहेंगे। तो कई सारी इकाइयां मिलकर क्या बनाती हैं, एमिनो अम्लों की कई सारी इकाइयां मिलकर क्या बनाती हैं, प्रोटीन बनाती है। अब ये जो इकाई बनी है जिनको हम प्रोटीन कहते हैं, तो इनको प्रोटीन ही क्यों कहते हैं, क्वेश्चन ये आता है। तो प्रोटीन इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्रीक भाषा जो है, ग्रीक भाषा में फर्स्ट जो है, प्रथम जो है, वो उसको हम कहते हैं प्रोटियोस। तो ग्रीक शब्द जो है प्रोटियोस से प्रोटीन लिया गया है, जिसका मतलब होता है प्राथमिक महत्व। मतलब जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, वनस्पति है, उसके लिए सबसे प्रायोरिटी पे जो चीज रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ग्रीक भाषा में उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटियोस कहते हैं। उस प्रोटियोस से ही क्या लिया गया है, प्रोटीन लिया गया कि अरे भाई साहब ये यौगिक सबसे पहले आवश्यक है, चलो इसको हम प्रोटीन कहेंगे, प्रोटियोस कहते हैं। उन लोगों ने प्रोटियोस कहा था। अब हम थोड़ा बहुत तो चेंज करेंगे, तो हम इसको क्या कहते हैं, फिर ग्रीक भाषा है लेकिन यहाँ पर हम इसको प्रोटीन कहते हैं। क्लियर हो गया। तो प्रोटियोस से लिया गया है प्रोटीन, और प्रोटियोस का मतलब क्या होता है, प्राथमिक महत्व, जो सबसे पहले आवश्यक होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्यों, और दूसरी बात है कि वनस्पतियों की तुलना में यह जीव जंतु जो होता है उनमें अधिक आवश्यक होता है, प्रोटीन जो है वो उनमें आवश्यक होता है और उनमें बनता भी ज्यादा है, इस प्रकार से। तो सबसे पहले ये चीज थी प्रोटीन की परिभाषा। क्लियर हो गई। मैं एक बार और थोड़ा सा आपको बता देता हूँ थ्योरेटिकली परिभाषा क्या होती है इसकी, कि प्रोटीन एमिनो अम्लों के उच्च अणुभार वाले जैव बहुलक हैं, और ये सभी जितनी भी जीवित कोशिकाएं उन सभी में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये ग्रीक शब्द प्रोटियोस से लिए गए हैं, जिस शब्द का अर्थ होता है प्राथमिक महत्व होता है, इस प्रकार से होता है, ठीक है। क्योंकि ये प्रोटीन जो है वो शरीर की वृद्धि और उसकी विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं, इसीलिए इनको प्रोटियोस या प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट बात जो हमें ध्यान रखनी है कि प्रोटीन जो होते हैं वो वनस्पतियों की तुलना में जीव जंतुओं के अंदर क्या होते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में उनके लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। अब ये प्रोटीन कहाँ कहाँ पर होते हैं या फिर किस प्रकार से किस रूप में पाए जाते हैं, तो जितने भी जीवधारी हैं, ठीक है, जीवधारियों के जैसे कि बाल हो गए हमारे, ठीक है, त्वचा हो गई, नाखून हो गए, ठीक है, या हीमोग्लोबिन, मांसपेशियां, एंजाइम, एंटीबॉडीज, या इस प्रकार के जो हार्मोन्स, बहुत सारी चीजें होती है, उन सभी में ये प्रोटीन जो है वो पाई जाती है। हमारे ये जो बाल हो गए, नाखून, ये क्या वेस्ट मटेरियल है, प्रोटीन हमारे शरीर की जो वेस्ट प्रोटीन है वो हमारे बाल या नाखूनों के रूप में बाहर निकलती है। हम सोचते हैं ना कि यार अपने आप ही क्यों बढ़ रहे, वैसे मेरे तो बढ़ी नहीं, खैर इस बार कटना नहीं हुआ इनका, ठीक है, मुहूर्त नहीं निकला इनका। ये जो बढ़ते रहते हैं अपने आप ही क्यों बढ़ते रहते हैं, तो ये हमारे शरीर में जो प्रोटीन है, तो वो वेस्ट प्रोटीन जो होती है वो हमारे बाल या हमारे वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकलती रहती है, ठीक है। तो बाल, त्वचा, नाखून, इन रूपों में ये प्रोटीन जो है वो पाई जाती है। समझ में आ गया। जल्दी से मुझे थम्स अप करो जिन्होंने कमेंट में चैट बॉक्स अगर बंद कर रखा है तो कोई जरूरी नहीं थम्स अप करने का, ठीक है, मैं समझ जाऊँ। आप बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मैं एक बार सबकी तरफ से ये चाहता हूँ कि हाँ समझ में आगे हो तो ही हम आगे बढ़े, है ना, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा
सीरियस टॉपिक चल रहा है। ओके, प्रोटीन समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, ये हाथ किसका है, कुपोषण का शिकार रही है। प्रोटीन समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन का संगठन, मतलब प्रोटीन जो है वो किन किन से मिलकर बना होता है। वैसे हम सभी को भी पता है, ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कस ही किया है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, फटाक से हेडिंग डालो, प्रोटीन का संगठन। प्रोटीन का संगठन, संगठन का मतलब होता है कि उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो अभी हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा है हमने, कि प्रोटीन जो होता है वो एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है। और एमिनो अम्ल क्या होता है भाई साहब, NH2CH2COOH, है ना। अब हम इसमें आगे भी पढ़ेंगे प्रोटीन का संश्लेषण जब हम पढ़ते हैं तो इसमें कई सारे तत्व मिलाए जाते हैं। तो सीधी सीधी चीजें हमें इसमें क्या क्या दिख रही है बताओ। इसमें कार्बन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, नाइट्रोजन दिख रहा है, और इसमें साथ में सल्फर वगैरह तत्व भी इसमें पाए जाते हैं। जब हम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं तो ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। तो सीधी सी बात, जितने भी प्रोटीन है, संगठन का मतलब क्या होता है कि उसमें क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं। तो जितने भी प्रोटीन है, सभी प्रोटीन जो होती है, खास बात तो यह है कि सभी प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजन युक्त है। कैसी है, नाइट्रोजन युक्त है। तो सभी प्रोटीन जो होती है वो नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बनी होती है, जिसमें नाइट्रोजन तो होती है मेजॉरिटी में, नाइट्रोजन के अलावा इसमें कार्बन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन होता है और सल्फर, ये सभी तत्व इसके अंतर्गत पाए जाते हैं, ठीक है। और कुछ प्रोटीन जो होती हैं इनमें क्या होता है कि इनके अतिरिक्त फास्फोरस, आयोडीन या कुछ अन्य धातु, लोहा, तांबा, ये सभी तत्व भी पाए जाते हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो होती है वो किन की होती है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सभी तत्व इसमें पाए जाते हैं। इन सभी से ये प्रोटीन जो है वो मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब आपको एक राज की बात बताता हूं, ये समझ में आ गया। संगठन में कोई दिक्कत है किसी को, चलिए बहुत अच्छा। अरे तुम इंटेलिजेंट हो गए हो यार, पता है मेरे को, है ना। आजकल तो स्कूल और जाने लग गए हो, वहां पे गोविंदम ऐप के बारे में बता देना जरूर, है ना। मैं ये कहने वाला था, बताया तो नहीं होगा अभी तक, बता दो, है ना। डाउनलोड करवा लीजिए अपने दोस्तों से, और जो फ्री बैच है उसमें मैं उनको ऐड कर दूंगा। अभी फ्री बैच के अंदर जो वीडियोस हैं उनको मैं अपडेट करने जा रहा हूं। मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जितना हो सकता है दूसरों की हेल्प कीजिए। अगर अपना भाई बंधु कोई कोर्स नहीं ले पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास में है, आप बताइए उसको, ठीक है, पढ़ाओ यार, है ना, हेल्प होती है। आपकी वजह से अगर किसी एक की भी लाइफ अगर बनती है, एक का भी करियर बनता है, इससे बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं हो सकता है। इतना तो कर ही सकते हो ना, स्कूल जा रहे हो, आपके 10 लोगों के साथ मिलते हो, तो ज्यादा नहीं, एटलीस्ट एक बच्चे की, आपका एक जो फ्रेंड है, रियल फ्रेंडशिप भी यही है, तो उसकी हेल्प कीजिए, उसको अपने कोर्स से पढ़ा दीजिए। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है सब्सक्रिप्शन आपने अगर ले रखा, आप उसको पढ़ाइए, नहीं तो आप उसको बोल दिए भाई तू ऐप डाउनलोड कर ले, मैं फ्री बैच में उनको ऐड कर दूंगा। डेली में शाम को 8 बजे, 8 से 9 के बीच में जितने भी बच्चे हैं फ्री बैच में ऐड कर देता हूँ। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्री बैच के अंदर अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अपडेशन ला रहे हैं कि आपकी जो वीडियो लेक्चर्स थे, जैसे ही फ्री बैच पे आप क्लिक करते हैं, वीडियो आते हैं, वीडियो पे जो आपको अलग अलग है, हमने वहां पे सारी वीडियो डाल रखी है, 11th की है, 12th की है, जेट आई सर BH की है, सुपरवाइजर की है, जो भी हम बैच लॉन्च करते हैं सभी की वीडियो हम वहां पे डाल देते हैं, कुछ वीडियोस। बट स्पेशली 12th क्लास की मैक्सिमम वीडियो जो है मैं वहां पे डालने वाला हूँ, अपडेट करने वाला हूँ, साथ में कुछ टेस्ट सीरीज, कुछ मॉडल पेपर डालने वाला हूँ वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट में, है ना। लेकिन पूरा नहीं मिलेगा, मैं पहले ही क्लियर कह देता हूँ, क्योंकि जिन बच्चों ने पेमेंट करा रखा है उनको हम सारी चीज देते हैं। बट हाँ, फ्री बैच में वीडियो सारी मिल जाएंगी, कुछ मॉडल पेपर और कुछ नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो एटलीस्ट जो विद्यार्थी, अगर आपका जो दोस्त ज्यादा पेमेंट भी नहीं कर सकता, 1500 रुपए भी अगर उसके लिए ज्यादा है, हो सकता है, ऐसे कोई इसमें वो ऐसी बात नहीं कि 1500 ज्यादा नहीं होते हैं किसी के लिए, तो उसको हम फ्री बैच में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर उसकी इतनी ही प्रॉब्लम है तो मैं खुद हेल्प करूंगा उसके, और भी कम कर सकता हूँ उससे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप उसको सपोर्ट कीजिएगा। हम बात कर रहे थे प्रोटीन का संगठन की। तो प्रोटीन का जो संगठन है, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये प्रोटीन जो है वो किस किस से मिलकर बनी होती है, ठीक है। एक छोटी सी बात मैं बता देता हूं, आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोटीन होती है, ठीक है, प्रोटीन जो है जब इसका हम जल अपघटन करते हैं, क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं, तो इसमें पेप्टाइड बंध बनते हैं, पेप्टाइड। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके मन में ये आएगा, सर जी ये पेप्टाइड बंध क्या है, तो थोड़ा सा सब्र रखो बच्चों, पेप्टाइड बंध के बारे में हम जल्द ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और जब पेप्टाइड बंध का वापस से जल अपघटन करते हैं, ठीक है, वापस से जल अपघटन करते हैं, इसको मैं नीचे ला रहा हूं, तो यहां पे क्या बनते हैं, एमिनो अम्ल बनते हैं। क्या बनते हैं, एमिनो अम्ल बनते हैं। ये तो समझ आ गया। अब इसको उल्टा चलाइए, इस रिएक्शन को उल्टा चलाइए। एमिनो अम्ल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, पेप्टाइड बंध बनाते हैं। पेप्टाइड बंध आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। दोनों तरफ से हमें आना चाहिए समझ में, क्लियर हो गया। ये तो बताया गया है कि उसका अपघटन, जल अपघटन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जब टूटती है
और वो किस में टूटेगी, जिससे वो मिलकर बनी है उसी में टूटेगी। इस मार्कर को अगर मैं तोड़ूंगा तो ये किस किस में टूटेगा, ये उतने ही भागों में, उन्हीं चीजों में टूटेगा जितनों से ये मिलकर बना है ना। तो प्रोटीन जो है वो ओवरऑल मिलकर तैयार हो चुकी है, लेकिन ये प्रोटीन है क्या, संगठन किस किस से मिलकर बनी है, संगठन का मतलब है ना। तो प्रोटीन जो है वो पेप्टाइड बंधों से मिलकर बनी है। तो जब हम प्रोटीन का जल अपघटन कराएंगे तो क्या बनेंगे, पेप्टाइड बंध बनेंगे। पेप्टाइड बंध क्या है, इसको होल्ड रखो, हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना। और पेप्टाइड बंध का फिर से जल अपघटन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, एमिनो अम्ल बन जाएगा। अब एमिनो अम्ल का सूत्र क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, एमीन बीच में एक CH2 लगा दो, और अम्ल, अम्ल क्या होता है, COOH होता है। सूत्र को याद करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब इसकी संरचना भी अलग अलग तरीके से घुमाई जा सकती है, वो आपको थोड़ा सा वहां पे कॉमन सेंस यूज करना है। लेकिन एमिनो अम्ल है मेन चीज। तो इस एमिनो अम्ल से ही क्या बनी है, प्रोटीन मिलकर बनी है। इसीलिए तो हमने बोला है कि एमिनो अम्लों के उच्च अनुभार वाले बहुलक जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो एमिनो अम्ल की हम थोड़ी सी एक बार परिभाषा जान लेते हैं, ये समझ आ गया, यहां पे लिख लेते हैं हम इसकी परिभाषा। एमिनो अम्ल के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एमिनो अम्ल क्या होता है। तो एमिनो अम्ल क्या है, एक प्रकार से हम देखें तो क्या है कि एक कार्बनिक यौगिक है, कार्बन से मिलकर बना है, कार्बनिक यौगिक है जिसमें एमीन और कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों समूह पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कार्बनिक यौगिक, क्या परिभाषा हो जाएगी इसकी, लिखते हैं क्या, चलो लिख लेते हैं। ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें एमिनो, ठीक है, एमिनो क्या होता है, माइनस का NH2 तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, वो मैं नहीं लिखूंगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH दोनों पाए जाते हैं, एमिनो और कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एमिनो अम्ल कहते हैं। बताओ इसमें कोई दिक्कत थी, देखो मैं इतना झुक रहा हूं तो आपको भी मेहनत करनी चाहिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। समझ में आ गया, एमिनो अम्ल की परिभाषा डेफिनेटली हमारे पूछी जाती है, याद नहीं करनी है परिभाषा, आपको सूत्र याद करना है, फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला क्या है, एमिनो मतलब एमीन, और ओ मतलब एमिनो, और अम्ल मतलब COOH। तो एमीन और COOH दोनों को बीच में कौन जोड़ेगा, CH2 जोड़ेगा। अब CH2 जो होते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाने का बड़ा मन कर रहा है, कार्बन की जो श्रृंखला होती है, अभी ICR के लिए हम IUPAC स्टार्ट करने वाले हैं, तो क्लास को जरूर ज्वाइन करना है ना, आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगी। ये कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये कार्बन कार्बन मिलकर क्या बना लेती हैं, लंबी श्रृंखलन प्रकृति पाई जाती है इसमें, तो इनको हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ एक ही कार्बन को ले रहे हैं, है ना। इस कार्बन के एक तरफ तो NH2 जुड़ गया और दूसरी तरफ COOH जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, एमिनो अम्ल बन गया। आप में से ये किस किस को डाउट है, भाई ये दो ही तो जुड़े, बाकी क्यों नहीं है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो यहाँ पे वो पूरी हो जाती है इस प्रकार से, ठीक है। बीच में CH2 लगा देते, 2 और 2 4। तो कार्बनिक यौगिक ही है जिसमें NH2 और COOH दोनों जुड़े होते हैं, तो उस प्रकार के कार्बनिक यौगिक को हम क्या कहते हैं, एमिनो अम्ल कहते हैं, ठीक है। अब एमिनो अम्ल भी क्या है, बहुत सारे होते हैं, यहां तक समझ में आ गया। आगे हम बढ़ते हैं एमिनो अम्लों के नामकरण पे। एमिनो अम्लों का नामकरण क्या होता है, तो एमिनो अम्लों का नामकरण जो है उनके आधार पर ही रखा गया है, आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बहुत सारे एमिनो अम्ल हैं, उनमें से हम 10-20 एमिनो अम्ल हैं, हो सकेगा तो मैं लिखाऊंगा यहाँ पे, और किस प्रकार से उनका नामकरण लिखा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। सो यहां तक समझ में आ गया, प्रोटीन, प्रोटीन का संगठन, एमिनो अम्ल क्या होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा एमिनो अम्लों का नामकरण। वैसे बोर्ड पे पढ़ाते हैं, कोर्स जल्दी कवर होता है ना, लेकिन आपकी थ्योरी रह जाएगी इसमें। चलिए एक सेकंड। सो अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा, हेडिंग डाल लेना आप भी, बैठे मत रहो महाराजा की तरह, एमिनो अम्लों का नामकरण। क्या होता है नामकरण, किस प्रकार से लिखा जाता है। तो एमिनो अम्लों का जो नामकरण है वो उनकी पुरानी पद्धति जो है उसी के आधार पर लगा जाता है। मतलब जो पहले वाली पद्धति आ रही है, रूढ़ पद्धति जिसको हम कहते हैं, उसके आधार पर ही लिखा जाता है, ठीक है। पहले एक एमिनो अम्ल का नामकरण लिख के देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी NH2, CH2 और COOH, है ना। इसका नामकरण यदि हमें लिखना है तो किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले हम IUPAC नाम जब लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। किधर से करेंगे भाई नंबरिंग, बताओ। IUPAC हम पढ़ गए हो सभी बच्चे, बताओ किधर से करेंगे, है ना। मजा आता है ना ऐसे, सब कुछ गुल, है ना।
तो जिधर क्रियात्मक समूह होता है उसको प्रायोरिटी देते हैं, फर्स्ट नंबर का कार्बन देते हैं, फिर सेकंड, ठीक है। तो पहले नंबर का कार्बन इसको देंगे, दूसरे नंबर का कार्बन इसको, और तीसरे नंबर का कार्बन इसको देंगे, राइट। नहीं देंगे क्योंकि ये कार्बन है नहीं है, ये तो प्रतिस्थापी समूह माना जाएगा, ठीक है। अब 2 नंबर पे है, यहाँ पे 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, एमीन जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा इस प्रकार से, 2 पे प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है, क्या है, एमीन, तो एमिनो, ठीक है। और कितने कार्बन है श्रृंखला में, 2 कार्बन है, तो मेथ और एथ, दो को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। क्रियात्मक समूह कौन सा है, COOH है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो अनुलग्न होता है वो होता है ओइक अम्ल, क्या होता है, ओइक अम्ल। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं, आईयूपीएसी वाला पार्ट है ये, हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है भाई। तो 1 और 2 यहाँ पे दे दिया, नंबरिंग कर दी। दूसरे नंबर पे प्रतिस्थापी है, सबसे पहले प्रतिस्थापी को लिखते हैं। मेहमान को खाना पहले खिलाते हैं ना, अब मेहमान कौन से रूम में है ये हम देखते हैं। तो मेहमान भाई साहब दूसरे नंबर के रूम में है, मेहमान का नाम क्या है, एमीन है, एमिनो नाम हो गया, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं पूरी श्रृंखला है, तो पूरी श्रृंखला में कितने कार्बन है, पूरे घर में कितने कार्बन है ना, कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो 2 को क्या बोलते हैं, मेथ, और 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। लेकिन साथ में क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसका अनुलग्न क्या है, अनुलग्न मतलब सरनेम, अनुलग्न क्या है उसका, ओइक अम्ल है। तो एथ प्लस ओइक लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल, क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। इस प्रकार से रूढ़ पद्धति के आधार पर हम एमिनो अम्लों का नामकरण लिखते हैं। समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है। इस प्रकार से हम इनका क्या करते हैं, नामकरण लिखते हैं। और सॉरी, ये तो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, इसका रूढ़ पद्धति के नाम पर हम इसको ग्लाइसिन लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको, ग्लाइसिन, इसको नाम लिखेंगे जो सबसे ज्यादा मीठा होता है। मैं एक ही पेन यूज कर रहा हूं आज, है ना, सबसे मीठा होता है। और दूसरी बात, फास्ट भी बहुत बोल रहा हूं, ठीक है। तो एमीन जो है, जो हमने एग्जाम्पल देखा है अभी एमीन अम्ल का, उसका आईयूपीएसी नाम ये हो जाएगा, और इसका रूढ़ पद्धति में नाम इसका क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन हो जाएगा, जो सबसे ज्यादा मीठा होता है। अब जितने भी एमिनो अम्ल हैं उनका नामकरण किस प्रकार से लिखा जाता है, तो जितने भी एमिनो अम्ल हैं उनका नामकरण उनके, जैसे ग्लाइसिन है, ठीक है, तो ग्लाइसिन के 3 अक्षर लेंगे, कितने अक्षर लेंगे इसमें, आगे के 3 अक्षर जो है उनको लेते हैं, और उनके आधार पर हम उसका क्या करते हैं, नामकरण लिखते हैं। तो इसका नामकरण जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्लाई, GL बाई इसका नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से नामकरण इनका लिखा जाता है। समझ में आ गया। एमीन अम्ल होते हैं उनका नामकरण हम लिखते हैं रूढ़ पद्धति के आधार पर, और रूढ़ पद्धति में जो उनका नाम होता है उसके आधार पर हम क्या करते हैं, उसके आगे के 3 वर्ड्स हैं उनको लिखते हैं, उसके द्वारा उसको दर्शाते हैं। जैसे मेरा नाम क्या है, मेरा शुभ नाम है देवेंद्र, ठीक है, आगे का मुझे पता नहीं, बस देवेंद्र नाम है। अब देवेंद्र को अगर मैं शॉर्ट लिखता हूं, घर पे मेरे को क्या बोलते हैं, देव बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, आगे के 3 वर्ड ले लिए गए हैं। इसी प्रकार से जितने भी एमीन अम्ल हैं उनके आगे के 3 अक्षर जो हैं उनको उसके नामकरण के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा डाउट होगा कि किस प्रकार से, तो हम कुछ एग्जांपल देते हैं। कुछ एमीन अम्लों के मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा, और उसी के आधार पर उसके आगे के 3 अक्षरों के आधार पर उसका मैं क्या करूंगा, यहाँ पे उसको डिनोट करेंगे, उसका नामकरण करेंगे, ठीक है। चलिए इसमें चलते हैं, आगे के टॉपिक में चलते हैं भाई। ये समझ में आ गया, जल्दी से बताइए, नामकरण में समझ में आ गया कंसेप्ट क्या है, कि उसका जो रूढ़ पद्धति के आधार पर जो नाम है उसके आगे के 3 अक्षरों को हमें लिख देना है ना। आपका जो भी नाम है, जो भी नाम है उसका आगे का 3 नाम लिख देना है। अब देख लेना कुछ उल्टा सीधा नहीं बन जाए, 4 ले लेना भले या 2 ले लेना, गलत नहीं बन जाए, है ना। नाम के बड़े लफड़े हैं। और आजकल मटेरियल वर्ड में तो क्या होता है, लोग नाम के पीछे भागते हैं, तूने मेरा नाम खराब कर दिया, तूने मेरा नाम कैसे लिया, या तू मेरा नाम ले लेना काम बन जाएगा, मतलब नाम लो तो दिक्कत, नाम नहीं लो तो दिक्कत। भाई करें क्या, मर जाऊं, हैं तुम्हारी फीलिंग, चलो छोड़ो। ओके, सो आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे लिख देता हूं, कि सबसे पहले नाम, ठीक है, और उनका हम लिखेंगे यहाँ पे संक्षिप्त नाम, है ना, शॉर्ट नेम। शॉर्ट नेम होता है ना, सभी आजकल शॉर्ट नेम भी चल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या किन चक्करों में पड़े रहते हैं, नहीं रहे नाम चक्करों में, है ना। संक्षिप्त नाम की हम बात करते हैं। सबसे पहले जैसे कि अभी हमने बात की थी ग्लाइसिन की, ग्लाइसिन, GL बाई, तो इसका संक्षिप्त नाम क्या हो जाएगा, GL बाई हो जाएगा, ठीक है। आप लिखते हुए चलिए, मैं भी देख के लिख रहा हूं इसको, इसमें कोई नई बात नहीं। सेकेंड एलिलिन, एलिलिन तो इसका क्या हो जाएगा, LALA। अच्छा, इसमें एक चीज का बात और ध्यान रखनी है कि फर्स्ट वर्ड जो है, ठीक है, पहला कैपिटल होगा, है ना, उसके बाद में स्मॉल होंगे, इस प्रकार से
तीसरा हम बात करते हैं एल्डिल के बाद में सीरीन। तो सीरीन का क्या हो जाएगा, सीरीन, तो SER, ठीक है। इसको हम G से भी लिखते हैं, इसको हम A से लिख देंगे, इसको हम S से लिख देंगे, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अमीनो अम्लों का नाम लिखा जाता है। कंप्लीट 20 अमीनो अम्ल हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं, आप वहां पे देख लेना। 4-5 मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है थ्रियोनिन, ठीक है। तो थ्रियोनिन को क्या हो जाएगा, 3 मतलब THR, इस प्रकार से आएगा, तो थ्रियोनिन, और इसको हम T से दर्शाएंगे, ठीक है। उसके बाद में फिफ्थ आता है वेलिन। फिफ्थ कौन सा आता है, वेलिन। तो वेलिन का क्या होता है, VAL आगे करके आएगा, और इसको हम V से दर्शाएंगे। तो इस प्रकार से अमीनो अम्लों का संक्षिप्त नाम जो है वो लिखा जाता है। आपको आगे के बारे में सब पता ही है, किस प्रकार से सभी के नाम जो है वो लिखे जाते हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ बोल के बता देता हूँ, लिखने में तो क्या है आप एनसीईआरटी में देख सकते हो, और नोट्स में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी सारी चीजें। जैसे कि ल्यूसीन हो गया तो LUE लिखते हैं, आइसोल्यूसिन है तो IUE, इस प्रकार से ऐसे एस्पार्टिक अम्ल है, बहुत सारे हैं ना, लगभग 20 अमीनो अम्ल दे रखे हैं जिनको बुक में दे रखे हैं, मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा सारी चीजें। तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या है कि अमीनो अम्लों का जब हम नाम लिखते हैं तो किस आधार पर लिखते हैं, उनके फर्स्ट के 3 अक्षर लिखते हैं, पहले ही 3 अक्षर, फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल लिखते हैं, इस प्रकार से उसको दर्शाते हैं। समझ में आ गया नामकरण। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन हम पढ़ रहे थे, प्रोटीन का संगठन पढ़ लिया। प्रोटीन जब पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि भाई साहब प्रोटीन तो अमीनो अम्लों से मिलकर बनी है, तो अमीनो अम्लों के बारे में जानने लग जाते हैं। अमीनो अम्ल के बारे में जाना, अमीनो अम्लों का नामकरण किस प्रकार से लिखते हैं ये जाना। अब हमने स्टार्टिंग में एक चीज पढ़ी थी कि वनस्पति या जीव जंतु सभी के लिए प्रोटीन आवश्यक होती है ना, बहुत जरूरी होती है, प्राथमिक महत्व इसको हम देते हैं प्रोटीन को। अब प्रोटीन के अंदर क्या है, अमीनो अम्ल है, मतलब अमीनो अम्ल जो है वो आवश्यक होंगे, है ना। तो अब हम जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे अमीनो अम्ल हैं, क्योंकि अमीनो अम्ल तो 20 हैं, अगर मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है 20 अमीनो अम्ल हैं, उन 20 में से जो अभी तक ज्ञात है वो 20 अमीनो अम्ल हैं, उसमें से कितने अमीनो अम्ल हैं जो आवश्यक होते हैं या अनिवार्य हैं, जो हमारे शरीर को जरूरी होते हैं कि चाहिए ही चाहिए, है ना। जैसे खाना जरूरी होता है वैसे ही अमीनो अम्ल हमारे शरीर को जरूरत होती है। यदि समय पर वो अमीनो अम्ल नहीं दिए जाएंगे तो हमारे शरीर की वृद्धि नहीं हो पाती है, या सभी का अमीनो अम्लों का क्या होता है, पर्टिकुलर कोई ना कोई काम होता है, तो वो उनको नहीं, काम जो है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। तो अब हमारे नेक्स्ट जो हेडिंग डलने वाली है बच्चों, वो है आवश्यक अमीनो अम्लों के बारे में, अनिवार्य या आवश्यक अमीनो अम्ल जिसको हम कहते हैं, ठीक है। नामकरण समझ में आ गया। स्टार्टिंग के 3 अक्षर लिखने हैं। चलिए अनिवार्य या आवश्यक अमीनो अम्ल। तो अभी हमने ऊपर देखा था कि कुल अभी तक ज्ञात अमीनो अम्ल जो है वो कितने हैं, 20 हैं।